Good morning everyone, hope you all are doing great. So today we'll be studying about the important questions. These will be very helpful for your FCAT, IB or for the state services exam that you are preparing for, and in addition if you are preparing for CDS exams. So without wasting further time, let's start. Very first question, which of the following articles find mention in the Uniform Civil Code, or which of the following articles deals with the Uniform Civil Code? So Uniform Civil Code is being mentioned in the Article 44. Article 44 deals with the UCC. Fine. और ये किसमें mentioned है Article 44? It is a part of DPSP, Directive Principles of the State Policies. And ये किसमें है आपके? This is included in the Part 4. Fine. UCC थोड़ा न्यूज में है because the government is trying to have some थोड़ी सी पॉलिसीज इस पर बनाने की विचार चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड. So it is an important question that could be asked in the exams. Fine. So next, what is the capital of Zambia? Which of the following will be a capital of Zambia? See, it is important question. IB और आपके FCAT में capital से related question पूछ लेते हैं. They can ask in other exams as well. Fine. You must be knowing that Zambia, it is a country in, ये country कहाँ पर है आपका? It is a country in the continent of Africa. ठीक है. And इसकी capital क्या है आपका? Lusaka. Lusaka is the capital of Zambia. ज़ैम्बिया इसका ये बॉर्डर शेयर हो रहा है, ये एक्चुअली नीचे की साइड है. साउथ अफ्रीका, इफ यू ड्रॉ द मैप तो यहाँ पर आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा, इसके ऊपर आपके कंट्रीज और यहाँ कहीं आपको ज़ैम्बिया देखने को मिल जाएगी. फाइन. सो ज़ैम्बिया इज समवेयर साउथ से, ऑन द साउथ ईस्ट और ऑन द साउथ पार्ट यू कैन से. फाइन. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ? इकोनॉमिक ड्रेन इस सेम यही ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी थी. फाइन. तो आपसे पूछ सकता है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट, हु प्रोपाउंडेड दैट थ्योरी? फाइन. सो इट वाज बीइंग प्रोपाउंडेड बाय द ग्रैंड ओल्ड मैन. हु इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है आपके? ग्रैंड ओल्ड मैन इज दादा भाई नेहरू. ठीक है. सो ही इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन. दादा भाई नेहरू ने इसको आपका प्रोपाउंड किया था. इन एडिशन टू इट, मेन प्रोपोनेंट आपके यही थे. इसके अलावा आपके थे एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड, एंड आरपी दत्त वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड. फाइन. और एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको. सी दादा भाई नेहरूजी वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ एमपी थे. ये कहाँ पर? इंग्लैंड में ही. फाइन. इंग्लैंड में दो हाउस होते हैं, एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है एंड द अदर इज द हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, दूसरा क्या होता है आपका? हाउस ऑफ कॉमन्स. फाइन. सो ये हाउस ऑफ कॉमन्स के आपके कहते हैं मेंबर थे बेटे. फाइन. ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सनालिटी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बिफोर द एडवेंट ऑफ गांधी. फाइन. काफी रिस्पेक्टेबल मैन थे, इसी वजह से उनको नाम क्या दिया गया था आपका? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. क्लियर है. नाउ लुक एट एक्सप्लेनेशन. 1867 में ड्रेन ऑफ वेल्थ या इकोनॉमिक ड्रेन की बात की गई थी एंड इट वाज इन द ईयर 1867. मेन प्रोपोनेंट आपके दादा भाई नेहरू जी थे एंड उसके इनके साथ और कौन थे इन्वॉल्व? इट वाज आरपी दत्त एंड महादेव गोविंद रानाडे. फाइन. तो ड्रेन ऑफ वेल्थ था क्या? ड्रेन ऑफ वेल्थ में उन्होंने थ्योरी को प्रोपाउंड किया कि दैट सम ऑफ द ड्रेन इज गोइंग डायरेक्ट, कुछ डायरेक्ट फॉर्म में है और कुछ क्या है? इनडायरेक्ट फॉर्म में. ठीक है ना. डायरेक्ट फॉर्म में तो यही है कि वो इंडिया से रिसोर्सेज ले जा रहे हैं. फाइन. और गोल्ड्स रिसोर्सेज में आपके सारे जो भी उनको रिक्वायर्ड था, कॉटन, व्हीट और कोल, आयरन, ये सारा. और जैसे गोल्ड, प्रेशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, ये प्रेशियस मेटल. इनडायरेक्ट फॉर्म क्या है? इट वाज करप्शन. जो करप्शन वो लोग कर रहे थे वो इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया. गिफ्ट्स मिलते थे और लेके जाते थे, गिफ्ट्स वर देयर, एंड ब्राइब्स. करप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ ब्राइब. ठीक है. तो ये इनडायरेक्ट है, ये इन लोगों को दिख नहीं रहता ये कैसे कैसे इन्वॉल्व थे. हायर सैलरी वाज गिवन. फाइन. और डायरेक्ट फॉर्म कौन कौन से थे आपके? रिसोर्सेज जो ले आ रहे थे इंडिया से, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, कुड बी कॉटन, व्हीट और कोल, आयरन और प्रेशियस मेटल, गोल्ड और सिल्वर, जो वो ले जा रहे थे. सो इट वाज, ये सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी ने प्रोपाउंड की थी. फाइन. और ये भी ध्यान रखिएगा उनको किसने हेल्प आउट किया था? उनके साथ एमजी रानाडे थे और आरपी दत्त. होप क्लियर. नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड. देखिए यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. पहली बात तो आपसे ये पूछ सकता है द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम किस किस के बीच में साइन हुई थी? तो एक क्वेश्चन तो पहले यही होगा, टीपू सुल्तान, और दूसरा कौन था? इट वाज द लॉर्ड कॉर्नवालिस. ध्यान रखिएगा, इट वाज द लॉर्ड कॉर्नवालिस. फाइन.
लॉर्ड कॉर्नवालिस विद द पर्सन। तो आपसे ये भी पूछ सकता है टीपू सुल्तान एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में कौन सी ट्रीटी साइन होती है? इट वाज ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ही कुड आस्क यू इन द एनी अदर वे, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। और अदर क्वेश्चन ये पूछ सकता है किस बैटल के बाद ये ट्रीटी साइन हुई थी? आफ्टर विच बैटल वाज दिस ट्रीटी साइन? तो ये जो ये ट्रीटी साइन हुई थी आपकी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। आफ्टर द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर दिस ट्रीटी वाज बीइंग साइन। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन आपके यहाँ मैंने बता दिए कौन कौन से तीन क्वेश्चन रेज आउट हो सकते हैं। किस किस के बीच में साइन हुई? इट वाज टीपू सुल्तान एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस बैटल के बाद साइन हुई? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। और उल्टा ही पूछ सकता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। फाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताते हैं। टीपू सुल्तान वाज अ वेरी ब्रेव लीडर। आपने सुना होगा टीपू सुल्तान की पूरी जयंती मनती है, दे सेलिब्रेट अ जयंती इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। मैसूर के रूलर थे वेरी ब्रेव एंड रूलर। ठीक है, वो हारा नहीं था एक्चुअली। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या था, वो काफी ब्रेवली लड़ा। उसने ब्रिटिशर्स की सप्लाई लाइन काट दी थी, जो फूड की सप्लाई लाइन थी ना उसको काट दिया था। एंड सोल्जर वर ऑन द वर्ज मतलब भूख, स्टारवेशन के आपके वर्ज होता है मतलब उस कगार पे खड़े थे। स्टारवेशन मतलब वो भूख से ही मर जाते। लेकिन क्या हुआ, कोई यूनिटी तो थी नहीं। यू मस्ट बी नोइंग दैट एट द टाइम देयर वाज नो एनी यूनिटी इन द इंडियन स्टेट। तो इनको हेल्प करने कौन आ गए? मराठा और निजाम इनको हेल्प करने आ गए ब्रिटिशर्स को। फाइन। तो उन्होंने आकर के फूड सप्लाई किया। इसकी वजह से वो फिर बाद में फाइट होती है और वो हार जाते हैं। फाइन। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, दो ही वॉज अ ब्रिटिशर, उसने बहुत तारीफ की थी इनकी आपकी टीपू सुल्तान की। ही वॉज अ वेरी वेरी ब्रेव फाइटर। और क्या हुआ था, जब वॉर हार गए तो उससे वॉर इंडेमनिटी ली जाएगी। इंडेमनिटी उसका क्या नाम है उसका, व्हाट डू वी कॉल इट टू एज इंडेमनिटी, हार जाना। ठीक है, यू कैन कंसिडर लॉस। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उसके जो दो सन्स थे, टीपू सुल्तान के दो बेटों को क्या रख लिया था कि जब तक पैसा नहीं दोगे तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। मूवी में होता है ना, पैसा लेके आओ और उनको ले जाओ। फाइन। लेकिन हाँ, उसने कैप्चर नहीं किया था, उसने बकायदा इनको बहुत वेल ट्रीट किया था उनके दोनों बेटों को। यानी कि उठा के जेल में डाल दिया। नो, ही वाज ट्रीटिंग हिम वेल। और उसने बहुत उसकी तारीफ में वर्ड्स भी कहे थे दैट टीपू सुल्तान की, बिकॉज ही वाज अ ब्रेव फाइटर। तो उसने उसकी तारीफ भी की थी। फाइन। नाउ वी कैन हैव रीड द एक्सप्लेनेशन। इट वाज साइंड आफ्टर द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। ईयर ध्यान रखिएगा कब साइन हुई थी, 18 मार्च 1792 में साइन हुई थी। फाइन। कौन कौन थे इसके सिग्नेचरी? निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठा एम्पायर एंड टीपू सुल्तान। फाइन। मैंने रीजन बता दिया ये सब कैसे आए थे। ये मराठास और निजाम उनको हेल्प करने आ गए थे, खाना इन्होंने ला के दिया था बाद में। एंड इस वजह से लोग फ्रेंड्स हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के, मराठा एंड निजाम। टिल द एंड यू मस्ट बी नोइंग कि निजाम तो मराठा से और ब्रिटिशर्स के हमेशा से फ्रेंड ही रहते हैं। फाइन, क्योंकि वो आके यहाँ पर उनको बचा लेते हैं। फाइन। क्या क्या लिया गया था? देखिए, टीपू सुल्तान वॉज अनेबल टू पे एन इंडेमनिटी ऑफ 330 लाख रुपए उस टाइम पे लिए गए थे। 330 लाख रुपए तो बहुत बड़ी सम हो गई। ठीक है ना। और ये पैसा ला के दो और अपने दोनों बेटों को, दोनों, 2 ऑफ हिज 3 सन्स, उसके 3 बेटों में से उसको 2 बेटों को हॉस्टेज बना लिया था। क्लियर है? बट ही ट्रीटेड देम वेल। ठीक है, ये नहीं ऐसा जेल में उठा के डाल दिया। नो, ही कॉर्नवालिस ट्रीटेड हिज किड्स वेल। फाइन। नेक्स्ट, under an agreement with which of the following countries did Subhash Chandra Bose organize the Indian soldiers taken as war of prisoners by the Axis war? You know that फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपकी एक्सिस वॉर्स, एक्सिस पावर्स और ये लोग लड़ाई लड़ लेते, एक्सिस पावर वर्सेस द सेंट्रल पावर। फाइन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आजाद हिंद फौज जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने जो इंडिया के प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे, किस कंट्री से ये हेल्प गए थे कि हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ दो? सो इट वाज बीइंग साइंड बिटवीन जापान। ठीक है, जापान के पास गए थे दैट दे यू शुड गिव आवर, क्या नाम, यू शुड गिव बैक आवर प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिससे हम अपनी आजाद हिंद फौज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यू नो दैट इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर जापान कॉमा जर्मनी वर मेजरली फाइटिंग, इटली तो बाद में आता है, इटली का ज्यादा। ठीक है, दे वर मेजरली फाइटिंग अगेंस्ट दी ब्रिटिश ही लड़ रहे होते हैं। फाइन। ब्रिटिश को बाद में हेल्प करने यूएसए आ जाता है। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्योंकि जर्मनी यूएसएसआर पे अटैक कर देता है तो फिर यूएसएसआर भी इस चक्कर में आ जाता है। फाइन। इसकी भी एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, वी विल डिस्कस समवेयर। ठीक है, जर्मनी और देखिए यूएसएसआर के बीच में क्या होती है, ट्रीटी साइन होती है। देवर एलाइज, वो दोस्त थे पहले। ठीक है, कि हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे, जो हमें चाहिए यू शुड गिव अस। तो यूएसएसआर वाज रेडी, ये जो तुम्हें चाहिए वो हम दे देंगे, हम पे अटैक नहीं करना। ठीक है ना। बट फिर हिटलर को पता नहीं क्या दिमाग में उसको लगता है कि मैं सब कैप्चर कर लूंगा, ही अटैक्स यूएसएसआर और रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर तो आपको पता ही है, जब यूएसएसआर रिवर्ट बैक करता है तो जर्मनी में बर्लिन तक कैप्चर कर लेता है। फाइन। जो जर्मनी की कैपिटल थी बर्लिन, यहाँ तक कैप्चर कर लेता है पूरा पार्ट। और ये फिर पूरा टिल 1991 या 2 तक
ये पूरा यूएसएसआर के कब्जे में ही रहता है। बर्लिन के दो पार्ट्स होते हैं, फाइन, ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन। वेस्ट तो यूरोप के पास था, जर्मनी के पास था। ईस्ट बर्लिन 1990 तक आपका किसके पास रहता है, रशिया के कब्जे में रहता है, ठीक है ना। तो जो पैक्ट साइन हुआ था कि वो दोस्ती को तोड़ के अटैक कर देता है जर्मनी, और फिर यूएसएसआर बर्लिन तक पहुंच जाता है, फिर हिटलर क्या कर देता है, अपने आप को शूट कर लेता है, फाइन। सो 1991 तक वो एरिया यूएसएसआर के कैप्चर में रहता है, फाइन। सो दिस वाज द जापान। पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बिट हिस्ट्री बता दी, एंड किसके पास गए थे आजाद हिंद सुभाष चंद्र बोस, इट वाज जापान, फाइन। नेक्स्ट, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। यू नो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे किस पार्ट में है, दे आर बीइंग मेंशन इन द पार्ट 4A। कौन से अमेंडमेंट आई थी, 42nd अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 1976। ये वही अमेंडमेंट है जिसको इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में किया गया था, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे आई थी, इट वाज दी स्वर्ण सिंह कमेटी, राइट। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे आई थी। तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। पूछ सकता है फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में मेंशन है, पार्ट 4A। किस अमेंडमेंट से आए, 42nd अमेंडमेंट 1976। और किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे आए, इट वाज दी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। तो इनमें से कौन सी फंडामेंटल राइट आपकी ड्यूटी नहीं है। सी फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी इसलिए थी कि सिटीजन्स आपके सारी राइट्स ले रहे हैं, लेकिन सिटीजन्स को भी कुछ वापस देश के प्रति होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी थी एक्सेप्ट दी वोट टू पब्लिक, ठीक है जी। ध्यान रखिए, बहुत ऑफनली स्टूडेंट्स को डाउट होती है, मैनी टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट को लगता है कि वोट देना फंडामेंटल ड्यूटी है। नो, इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ध्यान रखिएगा ये चीज। एंड रेस्ट ऑल आर फंडामेंटल ड्यूटीज, सारी है। To develop the scientific temper, it is a fundamental duty to safeguard public property, it is there, and to abide by the constitution, ये भी है। इसके अलावा क्या है, क्योंकि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 3 तो ही है। टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, टू प्रोटेक्ट, बेसिकली टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ठीक है। और इसमें आपका एजुकेशन भी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू देयर किड्स, ठीक है। अपने किड्स को एलिमेंट्री एजुकेशन आप प्रोवाइड करेंगे, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन है, ठीक है। टू रेंडर नेशनल सर्विसेज, टू रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू सब, ठीक है। मतलब कभी अगर वॉर फाइट हो रही है या नेशनल सर्विसेज की बात आ रही है, सो फंडामेंटल ड्यूटी है, सिटीजन्स को जाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस हैज बीन मेड, सो ये दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपके। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, विच आर्टिकल इज बीइंग ऑफर्ड फॉर फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल कौन सा है आपका, 51A, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपका आर्टिकल 51A क्या है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए मेंशन है, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, टू प्रोटेक्ट, टू कंजर्व द फॉरेस्ट एरियाज। तो ये सारे आपके क्या है, ऑल ऑफ दिस फाइंड मेंशन इन दी फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट, सरकारिया कमीशन वाज कंसर्न्ड विद, सरकारिया कमीशन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। सो सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू दी सेंटर स्टेट रिलेशंस, बहुत फेमस है सेंटर स्टेट रिलेशंस। इन एडिशन इसके साथ और कौन कौन से कमीशन है, पुच्छी कमीशन भी है आपका, पुंची कमीशन भी सेंटर स्टेट रिलेशंस है, और राजामन्नार कमीशन भी है, ठीक है। सो डू कीप इन योर माइंड, ठीक है। सरकारी कमीशन मेन इंपॉर्टेंट है, काफी और पूछा जाता है। इसके अलावा पुच्छी भी कभी कभी पूछ लेते हैं, एंड दी राजामन्नार कमीशन, फाइन। रीड द एक्सप्लेनेशन। सरकारिया कमीशन कब स्टैब्लिश आउट हुआ था, वो सेटअप इन द ईयर 1983, ठीक है। 1983 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द सेंटर और स्टेट। सेंटर स्टेट के रिलेशंस को अच्छा बेहतर करने के लिए क्या उपाय दे सकते हैं, दैट इज द रीजन वाई, ठीक है, लिखा ना यहाँ पर। To suggest changes within the framework of Constitution of India. किस तरीके से they could make better the center and the state relations. And so this was the reason for the having this Sarkaria Commission. Right? So this is it from today's class. We'll come up with next questions in the future. Take care and thank you.